हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये जो हमारा विशेष अभ्यास सत्र है ना, ये कोई आम क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। सभी सीखने वालों को बता दूं कि आज हम एक तरह से एक बहुत ही गहरे अध्ययन में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है भारतीय संविधान की प्रकृति, नागरिकता और मूल अधिकारों से जुड़े पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक-एक करके डिकोड करना। सही कहा। और एक मेंटोर के तौर पर मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ सवालों के जवाब न रटे, हर प्रश्न के पीछे का जो असल कारण है, जो क्यों है, उसे मैं बस एक लाइन के इम्पोर्टेंट फैक्ट में समझाऊंगा, ताकि वो जानकारी सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एकदम छप जाए। तो चलिए इसी वैचारिक टकराव से हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सर आइवर जेनिंग्स। अच्छा, तो उन्होंने इसे वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा? जेनिंग्स ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके हिसाब से हमारा संविधान बहुत कठोर और विस्तृत है, जिससे समझना वकीलों के बिना आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वकीलों के बिना तो इंसान शब्दों के जाल में ही फंस जाए। खैर, अगर हम इस किताब के पन्ने पलटें तो सबसे पहली बात नागरिकों की आती है। तो प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भाग 2। और ये कहां से कहां तक है? ये जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। और एक बहुत जरूरी फैक्ट ये है कि ये ब्रिटेन की एकल नागरिकता प्रणाली से प्रेरित है। राइट। अब यहाँ मुझे एक उलझन होती है। अगर हम नागरिक हैं तो ये सरकार या राज्य असल में क्या है? इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 3, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, निजी अस्पताल और स्कूल। तो फिर राज्य में आता कौन है? देखिए, राज्य की कानूनी परिभाषा में केवल संसद, विधानमंडल और स्थानीय निकाय ही शामिल होते हैं। समझ गए। और हाँ, यहाँ सभी सुनने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट बॉक्स भी खोलते हैं। 2005 में OCI कार्ड जारी हुआ था, जिसे बाद में 2015 में PIO के साथ मिलाकर एक तरह से दोहरी नागरिकता की विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। अब जब ये तय हो गया कि नागरिक कौन है, तो देखते हैं कि नियम कैसे काम करते हैं। प्रश्न 4 है, कानून के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रिटिश संविधान से। अच्छा, तो क्या समानता के और भी विचार हैं? हाँ, जबकि जो कानून के समान संरक्षण का विचार है ना, हाँ, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट। और समानता के साथ ही तो आजादी भी आती है। जी। प्रश्न 5 इसी पर है। अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 6। मतलब पहले ज्यादा थीं क्या? बिल्कुल, पहले ये 7 थी, लेकिन 44 में संशोधन जो 1978 में हुआ था, हाँ, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब जरा देश के स्वरूप पर आते हैं। मुझे ये अर्धसंघीय शब्द बड़ा अजीब लगता है। तो हमारा प्रश्न 6 है, कौन सी विशेषता इसे अर्धसंघीय बनाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सशक्त केंद्र के साथ संघीय ढांचा। मतलब राज्य भी हैं, लेकिन पावर केंद्र के पास जाता है। बिल्कुल। और इसी कारण से विद्वान केसी व्हीलर ने इसे अर्धसंघीय कहा था। और यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का एक बड़ा अपवाद भी है। वो क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। सही है। अब प्रश्न 7 पर आते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए भारत में कितने समय रहना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 7 वर्ष। और नागरिकता मिलने के और क्या तरीके हैं? देखिए, नागरिकता कुल 5 प्रकार से मिल सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और किसी नए भूमि अर्जन द्वारा। क्या बात है। अब एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर कल को कोई ऐसा नियम बन जाए जो हमारे अधिकारों को ही कुचल दे, तो क्या होगा? प्रश्न 8 है, अनुच्छेद 13 के अनुसार असंगत विधियां क्या मानी जाती हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी, यानी वो शून्य या वॉइड मानी जाती हैं। मतलब उनका कोई असर नहीं होगा? एकदम सही। अनुच्छेद 13 असल में मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या गारंटर है,
जो ऐसे किसी भी कानून को खत्म कर देता है। ये तो एक बहुत बड़ी ढाल है। समाज की एक पुरानी बीमारी को खत्म करने के लिए भी एक ढाल है। प्रश्न 9, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 17। और क्या ऐसे ही कुछ और भी प्रावधान है? हाँ, इसी तरह अनुच्छेद 18 समाज में उपाधियों के अंत से संबंधित है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, 1992 के संशोधन के बाद विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर भी वंश परंपरा से नागरिकता मिल सकती है। ये तो लैंगिक समानता के लिए बहुत अच्छा कदम था। अब अभिव्यक्ति की बात करते हैं। प्रश्न 10, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? सही उत्तर है विकल्प डी, राजनीतिक असहमति। मतलब हम सरकार से असहमत हो सकते हैं? बिल्कुल। इस स्वतंत्रता में प्रेस की आजादी, शांति से रहने और यहाँ तक कि ध्वज फहराने की आजादी भी शामिल है। बहुत बढ़िया। अब संविधान को बदलने की बात करते हैं। प्रश्न 11, नम्यता और अनम्यता के समन्वय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, साधारण और विशेष बहुमत से संशोधन। अच्छा, मतलब कुछ नियम आसानी से बदलते हैं और कुछ बहुत मुश्किल से। हाँ, और ये जो संशोधन प्रक्रिया है ना, ये अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट। अब जरा आजादी के समय चलते हैं। प्रश्न 12, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 6। और जो लोग यहाँ से गए? अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो पाकिस्तान गए, और अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों यानी PIO के लिए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर याद रखें कि 19 जुलाई 1948 की तिथि परमिट सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा थी। अब बात करते हैं भेदभाव की। प्रश्न 13, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? सही उत्तर है विकल्प ए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। यानी पब्लिक जगहों पर सबको बराबर का हक है। बिल्कुल, ये सार्वजनिक स्थानों पर सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करता है। चलिए प्रश्न 14 पर आते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 18। अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी। हाँ, और इसी भाग में अनुच्छेद 20 भी है जो दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है ताकि किसी को मनमाने ढंग से सजा ना मिले। राइट। अब रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। प्रश्न 15, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 11। और अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरे देश का नागरिक बन जाए तो? वो अनुच्छेद 9 में आता है जो कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 के नागरिकता अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। क्या बात है। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में धर्म के मामले में समानता कैसे होती है? प्रश्न 16 है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा स्वरूप है? सही उत्तर है विकल्प सी, सभी धर्मों को समान संरक्षण। मतलब सर्वधर्म समभाव? एकदम सही। और 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। चलिए अब संघ बनाने की आजादी पर आते हैं। प्रश्न 17, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत कौन सा अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर है विकल्प बी, संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसमें कुछ नया भी जुड़ा है क्या? हाँ ना, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97वें संशोधन जो 2011 में हुआ था उसके द्वारा इसमें जोड़ा गया। अच्छा, और नौकरियों के मामले में क्या नियम है? प्रश्न 18, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 16। और इसी में आरक्षण की बात भी है शायद? बिल्कुल। अनुच्छेद 14(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार देता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर सभी विद्यार्थी ये याद रखें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमेशा सर्वधर्म समभाव पर ही आधारित है। राइट। अब इस अभ्यास सत्र के एक थोड़े संवेदनशील हिस्से पर आते हैं। हम बिल्कुल तटस्थ रहकर सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। प्रश्न 19, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प बी, वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी अनुच्छेद 9 में बात की थी। हाँ, ये सीधे तौर पर उसी का हिस्सा है। अब ये एक बड़ा सवाल है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। प्रश्न 20,
मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा था? सही उत्तर है विकल्प सी, ग्रैनविले ऑस्टिन ने। लेकिन मैंने तो सुना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ, यही तो कैच है। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि ऑस्टिन ने पूरे मूल अधिकारों को अंतरात्मा कहा। बहुत ही बारीक अंतर है। अब एक चर्चित विषय, प्रश्न 21, CAA 2019 किन देशों के अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तथ्यात्मक रूप से इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा इसलिए कहा था क्योंकि संवैधानिक उपचारों के बिना बाकी पूरा संविधान अर्थहीन है। मतलब वो एक बिना दांत के शेर जैसा हो जाएगा। एकदम सही। अब घूमने फिरने की बात करते हैं। प्रश्न 22, संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगता है? सही उत्तर है विकल्प सी, साधारण जनता और अनुसूचित जनजाति के हित में। मतलब आजादी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन किए बिना। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से जनजातीय संस्कृति और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है। अब आरक्षण से जुड़ा एक बहुत मशहूर सिद्धांत है। प्रश्न 23, क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस अनुच्छेद के संदर्भ में है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 16(4). ये कब लागू हुआ था? ये 1992 के बहुत ही प्रसिद्ध इंदिरासानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। राइट। और इन सब चीजों को बनाए रखने वाली सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रश्न 24, विधि का शासन का मुख्य तत्व क्या है? सही उत्तर है विकल्प डी, उपरयुक्त सभी, यानी समानता और निरंकुशता का अभाव। मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। डाइसी के अनुसार कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, जो अनुच्छेद 14 का भी आधार है। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि विधि का शासन ये भी तय करता है कि सरकार खुद भी कानून के दायरे में ही रहे। ये तो बहुत सुकून की बात है। अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का क्या हुआ? सही उत्तर है विकल्प डी, बी और सी दोनों। मतलब अगर वो वापस आ गए तो? हाँ, अनुच्छेद 7 के अनुसार अगर कोई 19 जुलाई 1948 तक वापस लौट आया तो उसके लिए नागरिकता पाना संभव था। और देश को एक रखने वाली शक्तियां। प्रश्न 26, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प सी, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS और IPS। क्या इसके अलावा भी कोई एकात्मक विशेषता है? हाँ, एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, अब शिक्षा में आरक्षण की बात करते हैं। प्रश्न 27, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण किसके लिए है? सही उत्तर है विकल्प बी, SEBC और SC/ST के लिए। और अनुच्छेद 15(6) जो है ना, वो EWS को 10% आरक्षण देता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। बहुत खूब। अब हम आखिरी 3 सवालों पर हैं। प्रश्न 28, नागरिकता की समाप्ति में वंचना या डेप्रिवेशन का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से नागरिकता छीनना। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ऐसा कब होता है? ये आम तौर पर देशद्रोह या संविधान का पालन न करने जैसी गंभीर स्थिति में होता है। मतलब नियम तोड़े तो घर से बाहर। चलिए, प्रश्न 29, अनुच्छेद 19 एक बी के तहत शांतिपूर्ण सभा पर क्या प्रतिबंध है? सही उत्तर है विकल्प डी, ए और बी दोनों। यानी सभा बिना हथियारों के होने चाहिए। हाँ, सभा को हथियार रहित होना चाहिए और उससे लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और अब आज के हमारे अभ्यास सत्र का आखिरी सवाल। बिल्कुल। प्रश्न 30, EWS आरक्षण के लिए कौन सा संशोधन पारित हुआ? सही उत्तर है विकल्प सी, 103वां संशोधन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिला। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि ये सामाजिक न्याय के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। वाह, हमने पूरे 30 प्रश्नों को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटना चाहें तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है?
देखिए, अगर हम इन 30 सवालों को एक साथ देखें ना, तो हमारा संविधान एक बहुत मजबूत वृक्ष की तरह है। कैसे? इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो भागदौड़ हैं जो हमारी पहचान और नागरिकता तय करती हैं। इसकी शाखाएं अनुच्छेद 14 से 18 तक की समानता और अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता हैं। और इस वृक्ष की जो सबसे बड़ी ताकत इसकी अंतरात्मा है, वो अनुच्छेद 32 और नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या बात है! ये पूरी संरचना मिलकर ये साबित करती है कि हमारा संविधान सिर्फ वकीलों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि ये हम सब नागरिकों की एक मजबूत ढाल है। बहुत ही शानदार ढंग से समझाया आपने। इस विशेष अभ्यास सत्र को खत्म करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। संविधान रूपी इस वृक्ष ने हमें इतनी शक्तिशाली ढाल दी है, इतनी सारी आजादी दी है, लेकिन जरा सोचिए, एक नागरिक के रूप में क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही सजग हैं जितने अपने अधिकारों के प्रति हैं? ये सच में सोचने वाली बात है ना? हाँ। बस इसी सवाल के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।